Hello and good morning everyone. I welcome you all at Worst News Analysis. Today is 7 October 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Worst News Analysis. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को आप लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ इन फ्रंट पेज यू विल फाइंड वन इंपॉर्टेंट आर्टिकल. देखिए ऐसा कुछ भी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. आप सभी को पता है सिक्किम फ्लड के बारे में. तो कल हमने देखा था यहाँ पर 10 से 12 लोगों की जान जा चुकी थी. जो डेथ टोल था वो कितना था 10 to 12. अभी ये राइज होकर कितना हो चुका है 25 हो चुका है. अभी भी यहाँ पर 143 पीपल क्या है मिसिंग है. ओके नेक्स्ट मूव करते हैं. सो नेक्स्ट आर्टिकल दिस पीस प्राइज 2023 गोज टू जेल्ड इरानियन एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी. अब हम अभी तक हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, मेडिकल नोबेल प्राइज के बारे में हमने बात करी है, फिजिक्स नोबेल प्राइज के बारे में हमने बात करा है, केमिस्ट्री नोबेल प्राइज एंड कल हमने देखा था लिटरेचर नोबेल प्राइज. ओके आज हम बात करेंगे नोबेल पीस प्राइज की. अब ये किसको मिला है, यहाँ पर ये ईरानियन एक्टिविस्ट थी. आप इनके यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं. ओके सो ये ईरानियन एक्टिविस्ट हैं और ये कई बार मतलब ये जब 22 ईयर्स ओल्ड की थी तब से ये क्या कर रही हैं, यहाँ पर ईरान में प्रोटेस्ट कर रही हैं विमेंस की राइट के लिए. सो इम्प्रिजन इरानियन एक्टिविस्ट नारगिस मोहम्मदी won the Nobel Peace Prize on Friday in recognition of her tireless campaigning for women's right and democracy against the death penalty. तो यहाँ पर जो आपका women's right है इसमें कैंपेन की थी इन्होंने और डेमोक्रेसी के राइट के लिए. इवन इनको यहाँ पर डेथ पेनाल्टी तक मिल चुकी है. तो इसी के चलते इन्हें क्या हुआ है नोबेल पीस प्राइज दिया गया है ईरान में प्रोटेस्ट करने के लिए, जो women's right है उसके लिए कैंपेन करने के लिए, उसके लिए फाइट करने के लिए. तो इसके चलते सो मिसेस मोहम्मदी 51 ईयर ओल्ड है एंड अपर एक्टिविज्म डिस्पाइट न्यूमरस अरेस्ट बाय इरानियन अथॉरिटीज एंड स्पेंडिंग ईयर्स बिहाइंड बार्स. ये कई सालों तक जेल में रही हैं. उसके बाद भी शी हैज रिमेन्ड आर लीडिंग लाइट फॉर नेशंस वाइड विमेन लेड प्रोटेस्ट. तो यहाँ पर ईरान में जितने भी विमेन लेड आपके प्रोटेस्ट होते हैं तो उन्होंने क्या किया है इसको लीड किया है. तो ये इनका ये होप है कि विक्ट्री इज नियर. तो मतलब कि यहाँ जो ईरानियन प्रोटेस्ट में जो चेंज वो चाहती थी, जो जिसलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, तो उन्होंने कहा था जो हमारी विक्ट्री है, जीत है, अब वो हमारे पास है. सो मिसेस मोहम्मदनी एंड इंजीनियरिंग बाय ट्रेनिंग हैज बीन इम्प्रिजन्ड 13 times एंड कन्विक्टेड 5 times. तो ये 13 बार जेल जा चुकी हैं और 5 बार ये कन्विक्ट हो चुकी हैं. ओके तो शी इज द 19th वुमेन टू विन द नोबेल पीस प्राइज. तो आप लोगों को ये बात यहाँ पर याद रखनी है. ओके तो ये 19th वुमेन है जिनको यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज मिला है. एक बार कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट करके बताएंगे मेडिकल नोबेल प्राइज यहाँ पर किसको मिला है, फिजिक्स नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री एंड लिटरेचर नोबेल प्राइज कल ही हमने डिस्कस किया है. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे इन सारे पर्संस के यहाँ पर नेम. नेक्स्ट मूव करते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू मालदीव्स प्रेसिडेंट वॉन्ट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना नासिर. ओके अब आप सभी को पता है मालदीव्स में इलेक्शन हुए और अब वहां न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आए हैं. अब ये कहा जा रहा है कि जो न्यू प्रेसिडेंट है उनकी जो अप्रोच है वो कैसी है, एंटी इंडिया और प्रो चाइना अप्रोच है. लेकिन जो मालदीव के स्पीकर हैं उन्होंने क्या कहा है, देखिए अब यहाँ पर सेरेमनी होगी, आपके जो भी मतलब कि वहां के प्रेसिडेंट हैं उनकी यहाँ पर सेरेमनी होगी. तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया को भी इसमें क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है. यहाँ पे जो इनविटेशन है मे बी वो इंडिया को भी सेंड किया जाए. और ये जो इंटरनेशनल मीडिया पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे इम्पोज किया गया है कि जो इलेक्शन है किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ना कि मालदीव में है. ओके मतलब कि एक तरीके से ऐसा कैरेक्टराइज हुआ ना कि वहां पर किसकी गवर्नमेंट आती है, उन गवर्नमेंट की जो थॉट प्रोसेस है ना, वो किसकी तरफ ज्यादा झुकाव उसका ज्यादा है, इंडिया की तरफ झुकाव है या फिर चाइना की तरफ झुकाव है. सो द इंटरनेशनल मीडिया हैज कैरेक्टराइज्ड आवर इलेक्शन एज बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड ऑल्सो हैज अ कैरेक्टराइज्ड डॉक्टर मिर्जी एज अ प्रो चाइना. आई डोंट थिंक ऑल दिस वॉज एग्जैक्टली ट्रू. तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रू है. यहाँ पे प्रेसिडेंट ना तो एंटी इंडिया है ना ही प्रो चाइना है. अभी ये रिसेंट यहाँ पे कॉमेंट आया है
अब फर्दर ये कहा जा रहा है तो देखते हैं क्या इंडिया को इनवाइट किया जाएगा सेरेमनी में या फिर नहीं, जो भी वहां की प्रेसिडेंशियल सेरेमनी होगी। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बट नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करने से पहले हम डिस्कस करेंगे हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया के रेफरेंस में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड यू हैव टू टेल वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। You have three statements here. First statement is saying there is only one citizenship and one domicile. हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हमें इंडिया के रेफरेंस में ये तीनों आपकी जो स्टेटमेंट है उसको देखना है और उसके बाद ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ना। पहली स्टेटमेंट ये कह रही कि देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया में सिर्फ वन सिंगल सिटीजनशिप है और वन डोमिसाइल है, मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, आपका यहाँ पर क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहती है, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो पर्सन जो इंडिया में बॉर्न हुआ है बाय बर्थ, वो कहाँ का पर्सन है, आपका सिटीजन है इंडिया का, वही क्या बन सकता है, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मतलब हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, आपके प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अ सिटीजन बाय बर्थ मतलब वो पर्सन जो बाय बर्थ क्या है, इंडियन है, वही सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकता है हमारे इंडिया का। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। इसमें ये कहा जा रहा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेन पर्सन है, उसने इंडिया के सिटीजनशिप को क्या किया, एक्वायर किया, उसको इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की गई। अब ये कहा जा रहा है कि कोई भी सर्कमस्टेंसेस आ जाए उससे वो जो सिटीजनशिप है वो कोई भी डिप्राइव उससे नहीं कर सकता। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है, आपके पास ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके आप इन क्वेश्चन के आंसर करेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What does S&P 500 related to? कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था आप सभी के साथ, सर्विस सेक्टर और PMI परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स जो है ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता था, S&P, हमने इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना है कि S&P 500 ये किससे रिलेटेड है। सुपर कंप्यूटर, अ न्यू टेक्निक इन ई बिजनेस, अ न्यू टेक्निक इन ब्रिज बिल्डिंग, एन इंडेक्स ऑफ स्टॉक ऑफ लार्ज कंपनीज। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कल ही हमने इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस किया था और S&P के बारे में भी यहाँ पर पढ़ा था। चलिए मूव करते हैं, मेक श्योर यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपको वीडियो के एंड में इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। सो हमारा एडिटोरियल सेक्शन में आप देखेंगे, देखिए ये आर्टिकल आप लोगों को पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल इससे पहले हमने देखा था किसके बारे में, BBC डॉक्यूमेंट्री आपकी यहाँ पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। उसके बाद यहाँ पर जो न्यूक्लिक के फाउंडर है उन्हें अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे जर्नलिज्म की बात की जा रही है कि अ वार्निंग शॉट फॉर कमिटिंग द क्राइम ऑफ जर्नलिज्म। क्या जर्नलिज्म एक तरीके से आज के टाइम की जो गवर्नमेंट है कि अगर हम उसके कंटेक्स्ट में देखें तो जर्नलिज्म एक तरीके से क्राइम बनता जा रहा है। अगर कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलने जा रहा है तो उसके खिलाफ क्या किया जाता है, उसको यहाँ पर मतलब कि कन्विक्ट कर लिया जाता है। तो इसमें पूरा जो आपका है ना गवर्नमेंट के इधर उधर है, तो आपको इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, रेवेन्यू रिडल। रेवेन्यू रिडल, अमन ब्रॉडली हेल्दी GST इनफ्लो, सम ट्रेंड्स नीड ग्रेटर स्क्रूटनी। अब देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, GST की। ठीक है, सो हाफ वे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर इंडियाज ग्रोस रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST स्टैंड ओवर 9.92 lakh crores, making an 11.1% increase over collection between April to September 2022। ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर हम GST का स्टैंड ओवर देखते हैं तो वो कितना है हमारा 9.92 लाख करोड़ रुपीस है। यहाँ पर हमने टोटल 11.1% क्या देखने को मिला है, हमें कलेक्शन में इंक्रीज देखने को मिला है। ओके, अगर हम बात करें ये 2022 का है। ओके, सो द एवरेज मंथली रेवेन्यू ऑफ 2023 एंड 2024 आर हेल्दी 1,65,418 करोड़ रुपीस। यहाँ पर ये पूरा ओकेशन है, तो ये पूरा डेटा बताया गया कि यहाँ पर कितना GST इनफ्लो हुआ है। बट स्टिल हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, कुछ स्क्रूटनी देखने को मिल रही है, स्क्रूटनी करनी है हमें, कुछ इनफ्लॉज यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। ये जो हमें एक तरीके से
डिस्क्रिमिनेबल स्लो डाउन देखने को मिल रहा है जीएसटी की ग्रोथ में, जो कि अब ड्रॉप हो चुका है। पहले कितना था, हम 2022 की बात करते हैं 11.1% था जीएसटी इनफ्लो। इस साल के सितंबर तक की हम बात करते हैं, ड्रॉप होके कितना हो चुका है, 10.2% हो चुका है। ये यहाँ पर क्यों हुआ है, इसके बारे में थोड़ा रीजन देखना है। तो ये जो डिपिंग हुई है, इसके मेन रीजन क्या हो सकते हैं। तो देखिए, जो इंपोर्ट सर्विस, ये कहा जा रहा है कि जो डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है, सर्विस इंपोर्ट है, उसमें भी स्लो डाउन देखने को मिला है। कितना, 14% देखने को मिला है। फ्रॉम जून से लेकर अब तक 18% ये पूरा हो चुका है। ओके, यहाँ पर अगर हम बिजनेसेस की बात करते हैं तो जीएसटी रीजन यहाँ पर आपका जो है 17-18 डेडलाइन लिमिट था सितंबर 30। मतलब कि जो जीएसटी का पूरा आप देखेंगे स्टार्टअप कहाँ से होता है। बहुत सारे यहाँ पर जो ड्यूज हैं अभी भी वो क्या है, पेंडिंग है। बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है अभी भी वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो हमको ये देखने को मिल रहा है कि हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम तो हो रहा है, बट इसका जो रिफ्लेक्ट है वो उसमें किस में दिख रहा है, हमारा जीएसटी इनटेक में दिख रहा है। तो ये पूरा देखिए डेटा है यहाँ पर, अभी इतना ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपके जितने भी एसडीजी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात कर रहे हैं। टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 है। ओके, इसमें हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसको 169 टारगेट से क्या किया गया, आपका अलाइन किया गया है। एंड ये जो टारगेट्स हैं इसको अचीव करने में हमारे 193 जो यूएन मेंबर्स हैं, स्टेट्स हैं, वो एग्री हुए हैं कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, उन्हें हमें 2030 तक अचीव करना है। इतना क्लियर हुआ आपको? ओके, नाउ अलाइनिंग हायर एजुकेशन विद यूनाइटेड नेशंस एसडीजी। हम इसमें क्या कर रहे हैं, जो हमारा हायर एजुकेशन है उसको अलाइन कर रहे हैं, किससे, एसडीजी से। पहले आपको यहाँ पर देखिए, जितने भी हमारे टोटल 17 के 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अलाइन किया गया, किससे, हायर एजुकेशन से। तो उससे पहले हम देखते हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है। पहला है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये आपका थर्ड है। क्वालिटी एजुकेशन, ओके, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, required inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institutions, and partnership for the goals. Okay, तो ये हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। ये सारे जो गोल्स हैं आपके टोटल 17, ये आपको बाय हार्ट यहाँ पर याद होने चाहिए। आप इन सारे गोल्स का कहीं ना कहीं अपने आंसर राइटिंग में इनको इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जब इसकी ओशनिक लाइफ की, तो हम यहाँ पर जो आर्टिकल हमारा मतलब कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 है इसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 है उसको मेंशन किया जा सकता है। ओके, हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग की। जैसे कि आज के टाइम पर आपके जो डायबिटीज है, वो कल ही हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था डायबिटीज से रिलेटेड। ओके, डायबिटीज है, आपका हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, तो इससे हम कैसे मतलब कि छुटकारा पा सकते हैं, इसमें हम क्या मेंशन कर सकते हैं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग को मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए इस आर्टिकल में जैसे यही बात की जा रही है कि हमारा जो टारगेट है कि हमें ये जितने भी हमारे गोल्स हैं उन्हें 2030 तक अचीव करना है। लेकिन ये जो गोल है ये इससे क्या होगा, ये मैटर ऑफ अर्जेंसी है एक्शन, जो कि सारी कंट्रीज के दौरान, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्रीज हो, इसमें हमारा सबका ये टारगेट है कि हमें पॉवर्टी को खत्म करना है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये सारे जो स्ट्रेटजीज हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, एजुकेशन, हमें इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है और हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे हार्नेस करना है। तो ये पूरा हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि दो इट हैज बिन 8 years since the inspection of these goals, SDG report 2023 flagged progress and painted a grim picture due to prolonged effect of COVID-19, impact of climate crisis, Russia-Ukraine conflict, a weak global economy। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की रिपोर्ट आई है 2023 की, जिसमें कि बताया गया है कि जो प्रोग्रेस हो रही है वो स्लो हो रही है। और ये प्रोग्रेस स्लो क्यों है, इसके रीजन बताए गए हैं कि कोविड-19 का इफेक्ट है, ओके, क्लाइमेट क्राइसिस के इम्पैक्ट्स हैं, रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वीक ग्लोबल इकोनॉमी के कारण ये जो हमारी प्रोग्रेस हो रही टू अचीव दीज टारगेट्स वो कैसी है, स्लो जा रही है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी हायर एजुकेशन।
एक आपका होता है सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि आपने 12th यहाँ पर पास कर ली। अब उसके बाद हम कहाँ जाते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं, जिसमें आप ग्रेजुएट होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं। तो हायर एजुकेशन को लिंक किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से। सो देखिए, येट रिसेंट एक्शन एंड पॉलिसीज इंडिकेट दैट इंडिया इज कमिटेड टूवर्ड्स रियलाइजिंग एसडीजीज। एसडीजी 4 पर्टेन टू एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। आप सभी को पता है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो किसके बारे में बात करता है, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। इस टारगेट को ध्यान में रखते हुए, मतलब कि जो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या लेकर आए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपकी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसे लेकर आया गया है, जिसका जो एम्बिट है उसको ग्रेट एक्सटेंट तक फैलाया गया है। हमने इसको यहाँ पर जो हमारा ये एसडीजी का टारगेट है उससे अलाइन किया है और बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिसमें कि हमने जो हायर एजुकेशन को एक्सलरेट कर सके, उसमें सोशल मोबिलिटी, पीपल को जो एम्पावर करे, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एम्प्लॉयमेंट स्किल, ये सारी चीजें ग्रांट की गई हैं। According to data from Organization for Economic Cooperation and Development, people with higher education degree, अब देखिए ये यहाँ पर एक डेटा आया है किसके द्वारा, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने ये बताया कि जिन लोगों के पास हायर एजुकेशन डिग्री है उनके पास मतलब कि कमाने का साधन ज्यादा है। ओके, मतलब कि वो कैसे हैं, आपके एम्प्लॉयबल हैं, वो काम कर रहे हैं, और ये जो उनकी अर्निंग है वो कितनी है, टोटल 54% है। उसके बाद यूनिवर्सिटी इंक्लूजन एजुकेशन दस बेटर प्रोस्पेक्ट पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी। अब देखिए लोगों के पास यहाँ पर डिग्री है, इसको कैसे यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से लिंक किया गया है ये आप लोगों को यहाँ पर समझना है। इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास क्या है, हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन है मतलब कि आपके पास यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन है। इससे क्या हुआ, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है वो कंप्लीट हुआ, उसको हमने अचीव किया। अब ये कहा जा रहा है कि जिसके पास हायर एजुकेशन डिग्री है वो ज्यादा एम्प्लॉयबल है, मतलब कि उसके पास काम करने का साधन है, उसके पास एक जॉब है। जॉब है मतलब उसके हाथ में क्या है, यहाँ पर पैसे हैं, मनी है, ठीक है, पैसे हैं, मतलब कि जो आपका पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है क्या है आपका, वो पावर्टी, जीरो पावर्टी। इसको हमने क्या किया, अगेंस्ट इसको अचीव करने में ये क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। अगर आपके पास यहाँ पर पैसे हैं तो आपकी भूख मिटेगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 की, जो जीरो हंगर है वो यहाँ पर हुआ। सपोर्ट देम, अगर आपके पास यहाँ पर जॉब है, जब जॉब है मतलब कि पैसा है, तो देखिए इससे आपकी पॉवर्टी की कमी होगी, जीरो हंगर आपका खत्म होगा। इसके साथ साथ आपकी जो हेल्थ है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। ओके, जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर क्या होगी, आपकी प्रमोट होगी। जैसे कि हम जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें हम मैन एंड वुमेन दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो जेंडर इक्वालिटी ये भी आपका कम होगा। एक तरीके से आपके पास डिसेंट वर्क, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 है वो किसकी बात करता है, यहाँ पर एक डिसेंट वर्क विद टर्न ट्राइब्स इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अगर आपके पास एक डिसेंट वर्क होगा तभी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जो इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 10 की, वो भी क्या होगी, आपकी रिड्यूस होगी। तो देखिए अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने से हमारे उसके साथ अलाइन हो जाते हैं आपके वेरियस गोल्स, है ना। मतलब आप इस चार्ट से देखिए आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अगर आपके पास क्वालिटी एजुकेशन है, हमने इसको क्या किया, टारगेट किया। इसको टारगेट करने से क्या हुआ, हमारा जो फर्स्ट वाला गोल है, सेकंड गोल, थर्ड गोल, जेंडर इक्वालिटी 5th, एंड हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, 8 की, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, जो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, ये सारे ऑटोमेटिकली इसके साथ अलाइन हो जाते हैं और इनको भी हम एक को अचीव करने से ये सारे गोल भी हमारे क्या होंगे, अचीव होंगे। तो इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसे हमें क्या करना चाहिए, हायर एजुकेशन से अलाइन कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज पॉसिबल ओनली इफ रेडिकली चेंजेस द वे वी प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। तो देखिए यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 भी हमारा होगा। इनोवेशन, सॉल्यूशन एंड स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 यहाँ पर क्या होगा, पूरा होगा। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो कोलैबोरेशन होना चाहिए प्राइवेट कंपनीज के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। जब तक हमारी एजुकेशन वैल्यू बेस्ड नहीं होगी तब तक हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, अ प्लैनेट
एंड हेल्प आवर नेशन अचीव लाइफ ऑन लैंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 15 है वो अचीव होगा। सो सजेशंस क्या है इसमें, और कंक्लूडिंग रिमार्क की बात करते हैं। सो हमें यहाँ पर जितने भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन्हें डे टू डे की उनकी मैपिंग करनी होगी, और उसका जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, स्पेशली हम इंडियन हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर कमिटमेंट दिए गए हैं। सो अगर हमारा जो प्रोग्रेस है 2030 का जो एजेंडा है उसको अचीव करना है, तो हमारे प्रोग्रेस को थोड़ा सा और तेजी से यहाँ पर बढ़ाना होगा। 56,205 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज इंडिया शुड वर्क टुगेदर। जो इंडिया में यहाँ पर 56,000 आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में, उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे हम क्या कर सके, इनोवेशन ला सकें, कल्चर एंड सिविक लाइफ और लोकल कम्युनिटीज को यहाँ पर रेजुविनेट कर सकें। ओके, सो आई होप आपको यहाँ पर ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अब हमारा, सो देखिए, प्रोफेसर स्वामीनाथन कंट्रीब्यूशन विल कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड गाइड अस। ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उनके द्वारा ये आपका मतलब एक तरीके से क्या हुआ आपका, ठीक है, बातचीत हुई है, और उस बातचीत में उन्होंने डिस्कस किया किसके बारे में, प्रोफेसर स्वामीनाथन। कौन है प्रोफेसर स्वामीनाथन, आप सभी को पता है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के हमारे फाउंडर प्रोफेसर स्वामीनाथन है। तो उन्होंने ये कहा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, कि ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफर अ ग्लिम्स ऑफ इंडियाज कैन डू स्पिरिट दैट इफ वी हैव बिलियंस चैलेंजेस वी ऑल्सो हैव बिलियन माइंड्स विल a flame of innovation to overcome those challenges। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने एक तरीके से इंडिया को एक ग्लिम्स ऑफर किया, मतलब कि एक तरीके से एक लाइट यहाँ पर ऑफर करिए कि इंडिया यहाँ पर कर सकता है। अगर हमारे पास बिलियंस ऑफ चैलेंजेस हैं, क्या है, बिलियंस ऑफ चैलेंजेस हैं, तो हमारे पास बिलियंस ऑफ माइंड्स भी हैं जो कि उन चैलेंजेस से डील करने के लिए क्या कर सकते हैं, सामने आ सकते हैं, सॉल्यूशन को लेकर आ सकते हैं। तो बस इसमें इतना ही है। देखिए, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर उन्होंने गुजरात के बारे में बातचीत की है कि गुजरात में क्या हुआ था, एक बार एग्रीकल्चर जो प्रोग्रेस हो रही, मतलब नहीं हो रही थी, जो वहाँ पर सक्सेसिव ड्रॉट हो रहे थे, सुपर साइक्लोन्स, अर्थक्वेक ने जो स्टेट थी उसको, जो ग्रोथ थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। सो इसी के चलते वहां पर बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए विद द हेल्प ऑफ प्रोफेसर स्वामीनाथन, जैसे कि सॉइल हेल्थ कार्ड है ना। तो इनसे क्या होगा, जो मतलब कि सॉइल की बेटर जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया गया। तो इन सारी स्कीम्स के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका गुजरात है वहां पर थोड़ी प्रोग्रेस हमें दिखाई देती है। तो ये जो आपका मिशन है, हम बात कर रहे हैं किसकी, ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ये मिशन आपका 1950 से ही पूरा स्टार्ट हो गया है ना। 1950s, फिर 16, फिर 70s, फिर फाइनली आपका यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है, मनरेगा रन्स आउट ऑफ फंड्स, मिनिस्ट्री सीक्स मोर बजट। यहाँ पर मनरेगा कहा जा रहा है कि मनरेगा को जितना फंड यहाँ पर एलोकेट किया गया था, अब वो क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री के पास उतना फंड, मतलब कि वेबसाइट में यहाँ पर डेफिसिट वो दिखा रहे हैं। सो मनरेगा हैज रन आउट ऑफ फंड्स एंड एज पर द स्टैटिस्टिक्स put out by ministry on its website is running a deficit of 6,146.93 करोड़ रुपीज। मिनिस्ट्री ने यहाँ पर वेबसाइट में अपना जो स्टैटिक्स है उसको रखा है सामने, जिससे ये पता चला है कि मनरेगा को यहाँ पर हमने देखा था 60,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किया गया था, सैंक्शन किया गया था इस स्कीम के लिए, जो कि हमें पता है कि लास्ट ईयर के बजट से 18% कम है। लास्ट ईयर यहाँ पर 73 करोड़ रुपीस बजट में आपका सैंक्शन हुआ था, उससे पहले यहाँ पर 89,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन हुआ था। तो अभी हमें इस साल ये देखने को मिल रहा है कि जितना यहाँ पर बजट जो आपका फंड है वो सैंक्शन किया गया है, उसमें भी हमें डेफिसिट देखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि आस्किंग फॉर सप्लीमेंट्री बजट ऑफ 23,000 crore, Finance Minister Nirmala Sitharaman has stated that Manrega is a demand-driven scheme and supplementary budget will be made available whenever the need arises। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी जो मनरेगा है वो कैसी है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है, ठीक है, और जब भी यहाँ पर नीड होगी तो यहाँ पर आपका जो सप्लीमेंट्री बजट है उसको क्या किया जाएगा, आपका एलोकेट अवेलेबल कराया जाएगा। तो अभी इसमें ये कहा जा रहा है कि ये आपकी कैसी है, डिमांड ड्रिवन स्कीम है ना, डिमांड ड्रिवन आपकी स्कीम है, जिसमें जो वेजेस है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, फंड्स है, वो भी कैसे होंगे, डिमांड ड्रिवन होंगे। मतलब कि जब डिमांड होगी तब इसमें आपको क्या किया जाएगा, पैसे यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल इज
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टोल्ड टू रिमूव चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट। अब हम बात करते हैं किसकी, यूट्यूब, टेलीग्राम, एक्स, मतलब आपका जो फॉर्मली ट्विटर था, वहाँ पर प्रोएक्टिवली आपके देखे होंगे बहुत सारे जो फिल्टर्स होते हैं जिसमें चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मटेरियल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की। उन्होंने सेंड किया है नोटिस इन सारे मतलब सोशल मीडियाज को कि वो क्या करें, जितने भी यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कंटेंट है उसको स्ट्रक डाउन करें, उसे यहाँ पर हटा दें। ओके, सो एडिटर एट अ फाइनेंशियल डेली साइड नोटिस वाज सेंट डे आफ्टर द पेपर हैड रीच्ड आउट टू गो गवर्नमेंट अबाउट सच कंटेंट अवेलेबल ऑन दीज प्लेटफॉर्म। जब यहाँ पर गवर्नमेंट को पता चला कि ऐसे कंटेंट आपके इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं, तो सारे एडिटर्स को यहाँ पर नोटिस सेंड किया गया, भेजा गया। अब ये कहा जा रहा है कि आपका जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो इसमें यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो सेक्सुअल अब्यूज होता है, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो भी मटेरियल है उसे पूरी तरीके से हटाने की बात की गई है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर हमें पहले ये भी देखना होगा कि कितने यहाँ पर केसेस आ रहे हैं, कितने चैनल्स हैं। उन चैनल्स में हम देखेंगे कि हम टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो 94,000 से ज़्यादा भी यहाँ पर चैनल हमें देखने को मिलते हैं। ओवर 2.5 मिलियन वीडियोस आते हैं आपके वॉल्यूशन ऑफ चाइल्ड सेफ्टी एंड पॉलिसी के। तो यहाँ पर ये थोड़ा काम करना हमारे लिए थोड़ा मतलब कि इसमें टाइम लग सकता है इन अब्यूज को यहाँ पर मतलब कि जो कंटेंट है, मटेरियल है, एक्सप्लॉयटेशन प्रोग्राम मतलब कि आपके कंटेंट है उनको यहाँ पर रिमूव करने में। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 out of 5 amphibians are facing extinction threat due to climate change study। एक स्टडी आई है ongoing decline of for the world's amphibians in the face of emerging threats। तो इस स्टडी का ये टाइटल है, इसमें आपको ये टाइटल याद रखना है। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आपके एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स हैं, ऐसे स्पीशीज हैं जो आपके वाटर एज वेल एज लैंड दोनों में रह सकती हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एम्फीबियंस है 2 out of 5 एम्फीबियंस आर फेसिंग एक्सटिंक्शन थ्रेट, मतलब कि उनको खतरा है कि वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। इसका मेन रीजन क्या दिया गया है, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का जो प्रभाव है सबसे ज्यादा इन एम्फीबियंस पर पड़ रहा है। ओवरऑल देखें तो सारे आपके जितने यहाँ पर एनिमल्स है सब पर ही हो रहा है, बट एम्फीबियंस इस पर ज्यादा हो रहा है। तो ये पूरी रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। So, global assessment conducted by conservationists reveal the earth amphibian species are facing critical threat of extinction। ये जो हमारी अर्थ की amphibians हैं वो critical extinction यहाँ पर फेस कर रही हैं। 8,011 amphibian species asserted 41% are now considered threatened। इसमें से 41 जो amphibian species है वो threatened की कैटेगरी में आ रही हैं with extinct due to various factors including habitat destruction, disease and climate change। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे 41% जो आपकी amphibian species है वो क्या है, आपकी threatened है। The situation represents a worsening the trend first assessment in 2004 which found 39% of amphibian species threatened। यहाँ पर पहला जब असेसमेंट होता है, ये जो ग्लोबल असेसमेंट की हम बात कर रहे हैं 2004 में हुआ था, जिसमें ये पाया गया था कि 39% जो एम्फीबियंस स्पीशीज है वो थ्रेटेंड है। लेकिन ये जो सिचुएशन है आज के टाइम पे इससे भी ज्यादा हमें खराब होती हुई नजर आ रही है। ये जो क्राइसिस है हम देखेंगे विद 27% ऑफ मैमल्स, 21% of reptile and 13% of bird also facing extinction threat in separate assessment। यहाँ पर एक separate assessment किया गया है। तो यहाँ पर जो extinction की बात की जा रही है तो mammals का यहाँ पर 27% है, reptiles का 21%, 13% of birds। ओके, अब हम amphibians की बात करते हैं। amphibians क्या होते हैं, ये क्लास amphibia से बिलोंग करते हैं। Any member of the group of vertebrates animal characterized by their ability to exploit both aquatic and terrestrial habitat। तो इनका habitat क्या होता है, both water and land दोनों होता है। यहाँ पर 3 टाइप्स के आपके एम्फीबियंस होते हैं। पहला है अनूरा, दूसरा है अपोडा एंड थर्ड वन इज यूरोडेला। अनूरा क्या होता है, जिसमें आपके जो फ्रॉक्स होते हैं, प्राइमरी इस कैटेगरी में आपके फ्रॉग्स एंड टॉड्स इंक्लूड होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं अपोडा की। अपोडा आपके जिसमें सीसीलियंस होते हैं, जैसे कि आप इनकी बात कर सकते हैं, ये सीसीलियंस हैं। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है। ये मेनली यहाँ पर जो डैम्प
रीजन होता है, डैम्प रीजन होता है, वहां पर ही बिलोंग करते हैं। ओके, यूरोडेला की बात करते हैं। सो दीज एम्फीबियंस इंक्लूड न्यूविड्स एंड सैलमेंडर्स विथ टेल्स एंड लॉन्ग येट थिन बॉडी। तो ये आपके क्या है, हम इसकी बात कर रहे हैं यूरोडेला की। इन्हें हम सैलमेंडर्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी भी बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, इसमें लॉन्ग टेल होती है इस तरीके से। ये आपको लिजार्ड की तरह दिख रहे होंगे बट दे आर नॉट लिजार्ड। ये आपके कहाँ वाटर एंड जो हम टेस्ट लैंड होता है दोनों जगह यहाँ पर रहते हैं। ओके, इनमें जो इसमें कुछ ही बोन्स होती हैं और मेनली इनका जो पार्ट होता है वो कैसा होता है, स्कल होता है। सो ये 3 टाइप्स के आपके एम्फीबियंस होते हैं। सो आई होप आपको यहाँ पर ये एम्फीबियंस से रिलेटेड क्लियर होगा। सो न्यूज और आर्टिकल्स तो देखिए आज इतने ज्यादा कुछ था नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया के रेफरेंस में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी और हमें डिस्कस करना था वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है कि इंडिया में क्या आपकी सिंगल सिटीजनशिप है। सेकंड हम बात करते हैं, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम अ हेड ऑफ द स्टेट, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट आपके होते हैं हेड ऑफ द स्टेट है, वो जो आप नेशनलाइज्ड सिटीजनशिप जो होती, जो पर्सन नेशनलाइज्ड सिटीजन शिप को एक्वायर करता है वो पर्सन भी यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। थर्ड हम बात करते हैं, जो फॉरेन, अगर किसी फॉरेन पर्सन को एक बार सिटीजनशिप ग्रांट कर दी गई उसके बाद उसकी जो सिटीजनशिप है उसको डिप्राइव नहीं कर सकते, ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। सो आपका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, वन ओनली। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ओनली सिंगल सिटीजनशिप, ये आपको यहाँ पर क्लियर हुआ। द प्रेसिडेंट ऑफ द हेड ऑफ इंडियन स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट। इन इंडिया बोथ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज सिटीजन। नेचुरलाइज सिटीजन का मतलब वो पर्सन, जैसे कि कोई पर्सन पहले सिटीजन नहीं था इंडिया का लेकिन अब वो इंडिया का सिटीजन है, तो ही इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। दस नेचुरलाइज सिटीजन कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, इसलिए हमारी सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। टर्मिनेशन की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकता है। कौन कौन से केसेस पर, अगर उसने सिटीजनशिप बाय फ्रॉड यहाँ पर एक्वायर की हो, ऑब्टेन की हो, या फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ डिसलॉयलिटी को शो किया हो, ही हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वॉर, जैसे कि वॉर का टाइम है और वॉर के टाइम पर कोई भी पर्सन है, इंडियन सिटीजन है, उसने जो एनिमीज है हमारे उसके साथ कम्युनिकेट किया हो, ट्रेड किया हो, तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, उसकी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ही हैज विद इन 5 years ऑफ आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेशनलाइजेशन हैज बीन in prison in any country for 2 years and he has been orderly resident out of India for 7 years continuously। अगर वो पर्सन मतलब कि जो उसका मतलब कि रजिस्ट्रेशन हो चुका है लेकिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो किसी दूसरी कंट्री में क्या है 2 साल के लिए इम्प्रिजन है, मतलब कि कोई इसने काम किया और उसको सजा मिल गई, तो वहां पर इस केस में जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, कोई भी पर्सन 7 साल से ज्यादा इंडिया से बाहर रहता है, रिसाइड करता है, तो उसकी भी जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट किया जाता है। सिटीजनशिप की बात करते हैं, सो यहाँ पर आर्टिकल 11 आपका डील करता है जिसमें इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक द पोजीशन कंसर्निंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑल मैटर रिलेटेड टू इट। तो यहाँ पर आर्टिकल 11 किसको एम्पावर करता है, पार्लियामेंट को, कि वो क्या कर सकते हैं, एक्विजिशन और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के मामले में कोई भी लॉ बनाना हो, कोई भी प्रोविजन बनाना हो, तो एक पावर किसके पास है, आपकी पार्लियामेंट के पास है। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन और ये सिटीजनशिप के बारे में सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट डज S&P 500 रिलेटेड टू। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी, एन इंडेक्स ऑफ स्टॉक ऑफ लार्ज कंपनीज। हमने कल ही देखा था S&P यहाँ पर एक ग्रुप है, अमेरिकन ग्रुप है, जो कि क्या करता है, ये इंडेक्स रिलीज करता है, जो हम PMI इंडेक्स की हमने कल बात करी थी। तो जितने भी यहाँ पर मंथली वाइज इसका पूरा असेसमेंट होता है ना, और ये मंथली वाइज इनका इंडेक्स निकलता है जिसमें ये देखते हैं कि कंपनीज यहाँ पर कैसा काम कर रही हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन,
S&P 500 and Standards and Poor 500 is an American stock index which is widely regarded as the best gauge of large capital US equities. ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. सो आज के लिए इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस और न्यूज़ जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर होंगी. वीडियो कैसा लगा आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. अगर वीडियो अच्छा लगा या फिर बुरा लगा, जैसा भी लगा, आपका क्या यहाँ पर व्यू है, एक अपना जो व्यू है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे. मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी. अगर कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.